नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और एग्जाम को लेकर थोड़ा टेंशन में हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम फोर्थ सेमेस्टर के डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया एंड इट्स चैलेंज के पेपर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ेंगे, एक्सपेक्टेड पैटर्न और कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है ताकि मैक्सिमम मार्क्स मिले, इस बारे में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि मैं आपको सिर्फ पढ़ाने नहीं बल्कि एग्जाम में स्कोर करना भी सिखाऊंगी। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसमें सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे कि कितने यूनिट हैं और क्या क्या आपको पढ़ना है। ओके, क्योंकि ये फोर्थ सेमेस्टर के लिए पहले वीडियो है तो ये पहले आज थोड़ा हम लोग सिलेबस को डिस्कस कर लेंगे अच्छे से कि हमें पढ़ना क्या क्या है। और आपको पता है क्योंकि ये आपका इवेंट सेमेस्टर है तो आपका पेपर होने वाला है ऑब्जेक्टिव फॉर CSJMU यूनिवर्सिटी। ठीक है, और भी अगर आप कहीं से भी हुए हैं तो जरूर देखिएगा क्योंकि मैंने इसमें अच्छे से बुक से पढ़ाया है तो पेपर चाहे आपका ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए, बट स्पेशली फॉर CSJMU यूनिवर्सिटी। हमारा फर्स्ट यूनिट है प्राचीन व मध्यकाल में शिक्षा। ठीक है, और इसमें आपको 3 टॉपिक हैं: भारतीय ज्ञान प्रणाली का संक्षिप्त परिचय और भारत में शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली की और भारतीय नीति 2020 एवं भारतीय ज्ञान प्रणाली। फिर आपका दूसरा है भारत में शिक्षा प्रणाली वैदिक काल में। ठीक है, आपका तीसरा चैप्टर है बौद्ध काल। मतलब जो फर्स्ट यूनिट है वो प्राचीन से स्टार्ट होती है जिसमें हम लोग पहले वैदिक काल, फिर बौद्ध काल, फिर मध्यकाल की पढ़ेंगे। और ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा ही आता है। फिर है आपका यूनिट सेकेंड ब्रिटिश युग में शिक्षा, जिसमें भारत में शिक्षा, ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली, मैकाले का घोषणा पत्र, ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। फिर एडम की रिपोर्ट एवं इसकी अनुशंसा, इससे भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खूब बनते हैं। फिर है आपका वुड का घोषणा पत्र और इससे भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। फिर है भारतीय शिक्षा आयोग, हंटर कमीशन। ठीक है, हम क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तरीके के ज्यादा पढ़ेंगे जिससे हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सके। बाकी आप बुक को भी, मतलब वीडियो को पॉज करके बुक को भी अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे, बट हमारा यही रहेगा कि हम ऐसे तरीके से पढ़ें जिससे हम हमारा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहे। ठीक है, और यूनिट थर्ड है आपका ब्रिटिश युग में फिर से शिक्षा, जो कि आपकी है 1901 से 1947 तक। तो लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति और सेडलर कमीशन 1917 के आवश्यक तथ्य। सबसे अच्छी बात है कि आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन को छोड़ने का भी, तो आप इसमें बिल्कुल टेंशन ना ले, ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे तो हो जाएगा। बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा एनर्जी भी लगाने की जरूरत नहीं है। वर्धा शिक्षा योजना और फिर है आपका सार्जेंट रिपोर्ट। और यहाँ से हमारा लास्ट यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट 4 स्वतंत्रोत्तर काल में शिक्षा, मतलब कि शिक्षा आफ्टर 1947। ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधाकृष्णन कमीशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपका, और माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर कमीशन, इसके क्वेश्चन भी जरूर ही पूछे जाते हैं। फिर है आपका शिक्षा आयोग अथवा कोठारी कमीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर है आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एवं कार्य योजना 1992। और लास्ट चैप्टर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन कंफर्म ही आता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ठीक है, तो हमने जितना भी चैप्टर थे वो देख लिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और आज हम स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का चैप्टर फर्स्ट। जैसा आपको दिख रहा है, यूनिट फर्स्ट है आपका प्राचीन व मध्यकाल में शिक्षा, और इसका चैप्टर 1 है भारत में शिक्षा, भारतीय ज्ञान प्रणाली का संक्षिप्त परिचय। ये चैप्टर आपका बहुत इजी होने वाला है और ये फर्स्ट चैप्टर भी है, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना है। जैसे कि आपको ये याद रखना है कि ऋग्वेद में प्रारंभिक, जैसे मैंने कहा, अगर आप पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर लें और अच्छे से पूरा पढ़ लें। लेकिन हमारा हो रहेगा एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा तो हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें ये बताया गया है कि हमने क्या किया था
की प्रारंभिक ऋचाओं में मिले हैं, जैसे कि वेदों की रचना हुई, क्योंकि जो प्राचीन काल की शिक्षा थी उसमें ना हम वेद की ही शिक्षा पढ़ते, तो जो सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो हमने उसे वेद को ही पढ़ना स्टार्ट किया। तो ऋग्वेद में ऋचाओं की प्रारंभिक रचनाएं मिलती हैं, जिससे पूरे विश्व में सात्विक विचारों के प्रसार की बात की गई। इस तरह क्वेश्चन बन सकता है कि ऋग्वेद में क्या है, तो ऋग्वेद में आपकी ऋचाएं हैं। और ये क्वेश्चन जो है, ये अगली लाइन जो मैं हाईलाइट करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, भारतीय संस्कृति वेद, तंत्र और योग की त्रिवेणी कही जाती है। एज इट इज अ क्वेश्चन आपको मिल सकता है एग्जाम में कि क्या कहा जाता है, किन तीन लोगों की त्रिवेणी है, किन तीन की त्रिवेणी है। ठीक है, और इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के हिसाब प्रकार की बात सबसे ज्यादा है वेद को बारे में पढ़ने के सबसे पहले ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और मूल्य मीमांसा, जो कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी होगी फिलॉसफी में। ठीक है, और हमें पता है कि तत्व मीमांसा क्या होती है। तत्व मीमांसा क्या होती है कि हमें बताते हैं कि हमको किन तथ्यों के बारे में जानना है। ठीक है, और जो हमारा संसार है वो किन तत्वों से बना है, ये हमने फिलॉसफी में पढ़ा था, जिसमें हमने ये जाना था कि अलग अलग फिलॉसफी, जैसे जैन फिलॉसफी और बौद्ध फिलॉसफी, क्या बताती हैं इस बारे में, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई है। ठीक है, और भारतीय परंपरा में माना जाता है कि तत्व ही सत्य है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में क्या माना जाता है, तत्व को ही सत्य माना जाता है। क्या माना जाता है, सत्य माना जाता है। ये इस तरह का भी आपका वन लाइनर बन सकता है, तत्व को सत्य माना जाता है। और इस सत्य का खोजना ही जीवन का उद्देश्य है। ठीक है, कि ये सत्य क्या है, और इसी की प्राप्ति से ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है। और दूसरा है हमारी ज्ञान मीमांसा। ठीक है, दूसरी क्या है, हमारी ज्ञान मीमांसा। सॉरी, मैंने वो वाला पेज इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया। तो ज्ञान मीमांसा में हम क्या जानते हैं कि ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मानव ज्ञान की सीमाएं क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञाता, ज्ञेय एवं ज्ञान तीन अवयवों के द्वारा समग्र ज्ञान प्रक्रिया संपन्न होती है। तो हम क्या जानते हैं, ज्ञाता कौन है, ज्ञेय क्या है, क्या जानना चाहिए, और ज्ञान है क्या। ठीक है, इन तीनों के ही सम्मिलित रूप को, आप कहे तो रहो, इन तीनों के ही सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, त्रिपुटी सवित कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिपुटी सवित कहते हैं। तो ये भी एक लाइनर आपका बन जाएगा कि इन तीनों के रूप को क्या कहते हैं। वैसे इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, मतलब इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही लेते हैं अच्छे से, क्योंकि ये हर जगह पेपर में काम आता है। आप जब TSSB और बाकी एग्जाम देंगे तो ये टॉपिक रहता है उसमें। ठीक है, त्रिपुटी सवित कहा जाता है। तो इस तरह से हमने दोनों मीमांसाएं पढ़ ली। अब हम अपनी थर्ड मीमांसा पढ़ेंगे, में पढ़ लेते हैं क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ जाता है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि आपने पढ़ा हुआ होगा पहले का ही, पर क्योंकि हम फोर्थ सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो जो जो फोर्थ सेमेस्टर में है वो सब हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको पता था ये पहले से तो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि हाँ मुझे पता था। अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं। ओके, ठीक है, मूल मीमांसा क्या लिखती हूँ मैं भी, मूल मीमांसा। मूल मीमांसा में क्या आता है कि हम जो ये ज्ञान प्राप्त करेंगे वो कैसे प्राप्त करेंगे, बेसिकली ये रहता है उसमें। ठीक है, दर्शन शास्त्र की ये एक शाखा है और जीवन की अर्थवता की खोज का पर्याय है। ठीक है, जिसमें हम जानते हैं कि हमें करना क्या है, किन किन नियमों का, मतलब इसे हम नियमों का विज्ञान भी कह सकते हैं। मूल मीमांसा में क्या होते हैं, नियम होते हैं कि जो जो चीजें हमें जाननी है वो किन नियमों के द्वारा जान सकते हैं हम। ठीक है, तो चलते हैं हम। मीमांसा हमने तीनों पढ़ ली है। बनती है कि वेदों के आधार पर ज्ञान परंपरा का वर्गीकरण, कितने आधार पे बांटा गया है ज्ञान को वेदों के अकॉर्डिंग। तो एक है आपका आस्तिक और एक है नास्तिक। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है कि ईश्वर को मानने वाला, लेकिन आपके अगर पेपर में आता है तो आप लिखेंगे वेदों को मानने वाला। क्या, वेदों को मानने वाला आस्तिक और वेदों को ना मानने वाला नास्तिक। ठीक है, और एक ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि उपनिषद का अर्थ है ज्ञान करने प्राप्त करने हैं तो गुरु के समीप बैठना। एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा कि उपनिषद का अर्थ है तो गुरु के समीप बैठना। ठीक, इसमें पूरा दिया हुआ है ज्ञान प्राप्ति हेतु। तो हमने मूल मीमांसा भी पढ़ ली थी। अब हमारा था
कि भारत में शिक्षा भारतीय ज्ञान प्रणाली के संदर्भ में, ठीक है।